बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लग रहा है कि इस दफ़ा मुसलमानों में एक तगड़ा कोई जवाब आने वाला है। आपको याद होगा आज से कुछ अरसे पहले जब लास्ट टाइम हमास की और इसराइल की लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त मलेशिया ने एक तजवीज़ दी थी और उन्होंने कहा था कि हमें मुसलमानों को अपनी एक पूरी फोर्स बना लेनी चाहिए और हम लोग वो फौज भेजें, सारे मुल्कों की फौज हो, उसको कोई भी मुल्क लीड करे, वो फौज एयरफोर्स भेजे और जाकर इसराइल से लड़ाई करे। आपको पता है कि मलेशिया ने बैन कर दिया है, इवन के केएफसी के कई रेस्टोरेंट वहां पर बंद हो गए हैं और 100 से ज्यादा उन्होंने बंद कर दिए क्योंकि वहां एहतजाज हो रहा है और बड़ा स्ट्रांगली खड़ा। अब हुआ यह है कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, इनकी हुई है मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इन्होंने कहा है कि देखिए अब वक्त आ गया है कि सारे मुस्लिम ममालिक इसराइल के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और हम एक बड़ा इकदाम उठाएं। और उन्होंने उनको अर्ज किया है मोहम्मद बिन सलमान को कि आप आइए मलेशिया में, आपका विजन बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़ी कंट्री के लीडर हैं, आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, अपॉर्चुनिटी भी देखें। और उसके साथ उन्होंने उनको अर्ज किया है कि देखें सब मिलकर सारे मुस्लिम कंट्रीज अब इसराइल के खिलाफ खड़ी हो जाए, आखिरी हद तक जाए। अब असल में उनका ये क्या मतलब था और वो क्या करने जा रहे हैं। मलेशिया में ये चीज अब जेरे गौर है कि वो तजवीज अब देने जा रहे हैं कि जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं ये नेटो की तर्ज पर एक फौज बना ले और ये जो फौज है ये असल में अब क्लियरली इसराइल के खिलाफ चढ़ दौड़े, लड़ाई कर ले और आखिरी हद तक चली जाए। यानी उन्होंने ये बात कही है कि इसराइल के खिलाफ अब ये जो फोर्स है ये असल में आखिरी हद तक जाए और हम वहां पर अपनी फौज भेजें। असल में मलेशिया भी तजवीज देने के लिए जा रहा है सही मायनों में कि जैसे नेटो है, अब नेटो की तर्ज पर जो फौज है उसका क्या काम है। यानी आप देखें ना, यूक्रेन के अंदर क्या यूक्रेन नेटो का हिस्सा है, लेकिन नहीं, नेटो जाकर उसकी मदद नहीं कर पा रहा। वहां पर आप देखिए कि वो मिसाइल नहीं उन्होंने भेजे और वो मिसाइल वहां पर यूक्रेन के मिसाइल जो है यानी जो अमेरिका ने भेजे हैं वो नेटो का रुकन है और यूक्रेन नहीं है, लेकिन वो मदद कर रहे हैं। तो मुस्लिम ममालिक क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते। तो मुसलमान अब पूरी की पूरी नेटो की तर्ज पर एक फौज बनाए और ना अमेरिका का डर हो, ना यूरोप का डर हो, ना किसी और का डर हो, किसी का डर नहीं है कि जी फलाना अंदर खाते उधर से मिले। ये सारे मिलकर अब चढ़ दौड़े। आप ये देखें ना कि किसी भी मुल्क में अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाएं तो आपको एक फौज मिलेगी बड़ी अजीबो गरीब, और उस फौज का नाम है यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन। वो करते क्या है, किसी भी मुल्क में कोई जालिम होता है तो उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं, एक फौज भेजते हैं। पाकिस्तान से लेकर दुनिया के तमाम ममालिक उसके रुकन है, हर एक के जानिब से फौज एक हिस्सा होती है, यानी सबके सिपाही वहां होते हैं। अब आप सोचें इंडिया से लेकर तमाम ममालिक उसमें शामिल हैं। अब सोचें कि सारे मुल्कों की फौज जो होती है अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत के अंदर पीस अमन यानी कायम करने के लिए उस मुल्क में चल जाते, वो लड़ते हैं, सारा कुछ काम होता है। अब यूनाइटेड नेशन कह रहा है इसराइल की मजम्मत कर रहा है, वो कह रहा है करारदाद पास की है कि सीज फायर हो, इसराइल जिम्मेदार है, सब कुछ है। इनसे पूछे जरा वो पीस कीपिंग मिशन कहां पर है, इसराइल के खिलाफ नहीं भेजेंगे। इसराइल को इस बात की कोई तकलीफ नहीं है कि मुसलमान एहतजाज करते रहे, सड़कों पर आते रहे, केएफसी का बाइकआउट करते रहे, मैकडॉनल्ड्स का करते रहे, स्टारबक्स का करते रहे, जो मर्जी नारे मारते रहे। उन्होंने कहा कुत्तन हमें कोई परवाह नहीं है, हमें सिर्फ एक बात से तकलीफ है, वो ना करना और वो हम होने नहीं देंगे कि फौजें मुसलमानों की लड़ने के लिए ना कहीं आ जाए, बट दैट्स इट। उसके अलावा आपने बाइकआउट करना है, करते रहे, हमारी जूती को भी परवाह नहीं। नेतन्याहू ने आज कहा एंटनी ब्लिंकन को, उसने कहा है कि किसी सूरत हमास की इस शर्त को तो हम काबिल कबूल समझेंगे ही नहीं, चाहे पूरी दुनिया हम पर टूट पड़े। उसने कहा जाके बाइडेन को कह दो जंग नहीं बंद करनी हमने, ये जंग जारी रहेगी, ये अब लड़ाई नहीं कभी खत्म होगी, ये जब तक हमने पूरा फतह नहीं कर लेना ये लड़ाई जारी रहेगी। यानी वो क्लियरली उसने अपना पैगाम दे दिया है कि बेशक इस वक्त हम जीत नहीं रहे तो ये लड़ाई चाहे 20 साल तक रहेगी, हमें चाहे उसके बाद उनके मुकद्दस मकामात को गिराना पड़े तो हम गिराएंगे। वो इनडायरेक्टली उसने पैगाम दे दिया। अब असल में आप बताइए कि अगर मलेशिया इस सारे मामले पर जो तजवीज़ देने जा रहा है वो किस हद तक गलत है। देखिए मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं, वो कह दें कि ठीक है जी हम नेटो की तर्ज पर एक फ़ौज बना रहे, जैसे OIC है, अब एक फ़ौज बना दें, उस फौज का कोई रख दें सरबराह और उस फौज का सरबराह हो और वो हर मुल्क से, जाहिर सी बात है जिस तरह पैसे लेते हैं, बजट लेते हैं, पूरा हेडक्वार्टर बनाते हैं,
वो कहते हैं जी ठीक है जी, ये मुस्लिम कंट्रीज है, ये अपनी एयरफोर्स लेकर जा रही है, हम इसराइल कल फतह करने के लिए आ जाएंगे, या हम गजा बचाने के लिए आ रहे हैं, या हम फलस्तीन बचाने के लिए आ रहे हैं। अब ये अनवर इब्राहिम और ये क्यों सजेस्ट करने जा रहे हैं? उनको पता है निशाना फलस्तीन या गजा नहीं है, बैतुल मुकद्दस है। उन्होंने ये काम, देखिए वो आना ही नहीं था उन्होंने इस इलाके के ऊपर। चाइना ने जो हमास को बुलाया और जाकर उन्होंने क्या बात की, एक सजेशन थी ना, सिंपल सी सजेशन थी। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमास ने ऐलान कर दिया हम हथियार छोड़ देंगे। आप इनको कहें कि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने आपको ज़मीन दी थी 1948 में और हमें दी थी, चले वहाँ पर आ जाए और हम पीछे हट जाते, दैट्स इट, ख़त्म कहानी। आप उधर चले जाए, आपको इलाका दिया था ना, हत्ता की है ज़मीन हमारी, आपको दिया था ना, हम पीछे हट जाते हैं। इसराइल उस पर भी नहीं आ रहा, और ये इसराइल के लिए बड़ा एक गुस्से वाला मरहला है, लेवल है। यही वो असल में सूरत हाल है जो इसराइल इस वक्त पूरी तरह तबाही का शिकार कर रहा है। हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल के लिए पोजीशन मुकम्मल तौर पर वाज़ह नहीं है। अब अगर ये काम हो जाता है तो क्या होगा? अगर ये काम होता है तो उसके साथ फिर रूस शामिल हो जाएगा। आप जानते हैं जब ये काम होगा, आप ऐलान कर देते कि नेटो की तर्ज पर फौज हमारी आ रही है, तो इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल पीछे हट जाएगा। आपको पता है कि उसके बाद असल कहानी क्या होगी? असल कहानी ये होगी कि दुनिया भर में किसी भी जगह मुसलमानों के खिलाफ कोई इक़दाम होगा तो ये सारे ममालिक की जो फौज है वो उनसे लड़ने के लिए चली जाएगी। देखिए फिर उसके बाद ना तो कश्मीर का कोई मसला रहेगा, ना फलस्तीन का कोई मसला रहेगा, और ना दुनिया भर के अंदर कहीं कोई मसला रहेगा। आप बताइए कि बाकी जगहों पर तो चलिए डिफरेंस हो सकता है कि शाम के अंदर कुछ कहते हैं सही है, कुछ कहते हैं गलत है, चले समझ आती है। और कश्मीर के मामले पर तो कम से कम सारे एक है ना, उस पर तो कोई मुल्क नहीं कहता, हत्ता कि सऊदी अरब से लेकर सब कहते हैं कि भाई इस मसले को हल करें। और दूसरा एक ऐसा मुल्क है, उस मुल्क का नाम है फलस्तीन, जहाँ पर लड़ाई जारी है। इसके ऊपर तो सारे मुत्तफिक है ना कि ज़मीन किसकी है, ये मुल्क किसका है, ये तो सारी सूरत हाल है। तो दैट्स इट। फिर इस सारे मामले पर जब यहाँ पर मुत्तफिक है, चले बाकी जगहों पर आप नहीं जाते ना जाए, कोई मसला नहीं है, कम से कम ये दो जगह तो क्लियर हो जाएगी। अब बताएं कि सारी सूरत हाल में मसला क्या है, यानी अब मसला क्या है कि क्यों मुसलमानों की फौजें इकट्ठी नहीं होती और वहां पर जाकर हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए अगर आबादी के लिहाज से देखें तो कितना बनता है, 2 अरब मुसलमान, और इसराइल के अंदर कितनी आबादी है, 90 लाख, उनमें से भी 15 लाख लोग छोड़कर चले गए, सिर्फ 75 लाख। अब अमेरिका बताएं क्या वो मुस्लिम कंट्री है या वो क्रिश्चियन कंट्री है या वो यहूदी है? उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो इसराइल को बचाने के लिए आ रहे हैं। फ्रांस आया है, बर्तानिया आया है, और तो और छोड़े सारी बातों को, उर्दन तक आ गया है। तो अब आप बताएं कि अगर इसराइल को बचाने के लिए वो जुल्म कर रहा है, 75 लाख लोग इस वक्त सिर्फ इसराइल में रह गए हैं, उनको बचाने के लिए, और उनके लिए वो काम क्या कर रहा है कि उसने 45,000 40,000 बंदा मार दिया, उसके बाद उसने लाखों बेघर कर दिए, तबाह कर दिया सब कुछ, और उस सारी सूरत हाल में ईरान की एम्बेसी भी उड़ा दी। उसके बावजूद उस पर जो हमला होता है उसको बचाने के लिए अमेरिका भी आगे आ रहा है, सारे आ रहे हैं। तो जब वो जुल्म कर रहा है, अमेरिका भी कह रहा है जुल्म कर रहा है, रूस भी कह रहा है जुल्म कर रहा है, इवन कि आप सोच लें कि चाइना भी कह रहा है। अब जानते हैं कि प्यूटिन ने क्या बात की? प्यूटिन ने कहा मुनाफिक है अमेरिका। जब इसी ICC ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने प्यूटिन के अरेस्ट वारंट जारी किए थे, तो उस वक्त अमेरिका ने कहा था बिल्कुल प्यूटिन को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, रशिया के सदर को गिरफ्तार करना चाहिए। आप जानते हैं कि रशिया ICC का मेंबर नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि जब यही अरेस्ट वारंट इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उसका आर्मी चीफ और उसके डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ जारी होते हैं, तो अमेरिका कहता है कि मैं ये काम नहीं होने दूंगा। तो इससे साफ जाहिर है कि मुसलमानों के खिलाफ मामला कितने हद तक आगे बढ़े। अब यही वजह है कि आप देखिए प्यूटिन ने कहा था मुसलमानों को कि तुम क्यों नहीं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामते। वो कुरान मजीद की आयत कोट करता है। आप सोचे जरा कि पहली दफा ये काम हुआ है कि रूस में एक लॉ पास कर दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी औरत हिजाब में अगर पासपोर्ट या ID या किसी जगह पर अपनी तस्वीर बनवाना चाहती है तो हम उसको अलाउ करेंगे, हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पर ये अलाउ होगा। अब आप सोचें कि इस सारे मामले पर ऐसी सूरत हाल हो जाना, क्या ये कमाल बात नहीं है?
वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि भाई तुम लोग अपनी फोर्स बना लो, यानी वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ। जब आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो आपकी फौज होगी, आपकी एयरफोर्स होगी, तो आप सारे जाकर लड़ सकते हैं। आप एक दूसरे को मरता हुआ देख रहे हैं। देखिए उसके बाद ना सऊदी अरब को खतरा होगा, ना कभी पाकिस्तान को होगा, ना कश्मीर को होगा, ना अफगानिस्तान को होगा। जो सारे लड़ने के लिए चले जाएं, एक मुल्क अभी ईरान इनसे संभाला नहीं जा रहा, तो जब सारे मुल्कों की फौज चली जाएगी तो इसराइल के तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बल्कि इससे भी ज्यादा अगले लेवल पर बढ़कर काम ये होगा कि ये आप सोचें कि फलस्तीन हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। इससे बड़ा नहीं, बल्कि इसराइल 1948 की पोजीशन पर वापस चला जाएगा। ये सबसे अहम तरीन काम है। यानी इसराइल आपको यरूशलेम छोड़ देगा। जब यरूशलेम छोड़ देगा तो क्या मुसलमान बैतुल मुक़द्दस में नहीं जा सकते? पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं? दुनिया के तमाम मुल्क जाएंगे आज़ादी के साथ जाकर वहाँ पर। यानी जो मुल्क तस्लीम नहीं करते इसराइल, क्योंकि अभी तो इसराइल के कब्जे में है वो, और वहाँ पर आपको जाना है तो आपको इसराइल के अंडर होकर जाना पड़ता, फलस्तीन के अंडर तो नहीं है वो। तो इस सारे मामले पर आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि ऐसी सूरत हाल है कि अगर ये हो जाता है तो मुसलमानों के लिए आज़ाद चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर पता चलेगा कि कौन कहाँ पर खड़ा है। आपको याद होगा कि मलेशिया ने पहले भी कहा था कि मैंने मुसलमानों को कहा है कि अपनी फौजें रवाना करें। उस वक्त भी मुसलमानों ने नहीं रवाना किया था। और उसके बाद अगला मरहला ये होता, उन्होंने कहा था ठीक है, इसके बाद फिर फैसला ये है कि अगर नहीं कोई मुस्लिम फौज हमारा साथ देगी या एयरफोर्स देगी, सारे चुप करके तमाशा देख रहे हैं, तो फिर मलेशिया अपनी फोर्स यूनाइटेड नेशन को कहेगा कि पीस कीपिंग मिशन आप भेजें, वो लड़ाई करने के लिए जाए। उस वक्त सूरत हाल बड़ी अहम नजर आ रही थी लोगों की, और लग ये रहा था कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, लेकिन कोई इसकी परवाह नहीं कर रहा था। इस सारे सिनेरियो के अंदर चीजें बता रही हैं, हालात ये बता रहे हैं कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए अब मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। जब उन्होंने कहा है कि इसराइल के खिलाफ इकदाम, उन्होंने, आपको पता है कि जो शिप थे वो इसराइल के जो शिप थे वो इनकी पोर्ट या साइड से जो आते थे उन सबको उन्होंने बैन कर दिया है। इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, इतना बड़ा झटका है इसराइल के लिए कि वो इस पोजीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ 24 घंटे आपको चाहिए। आप गजा की जो जंग है वो जीतना तो बड़े मामला अलग कर ले, ये जंग इमीडिएटली आपके पैरों में आकर खत्म हो जाएगी। यानी आप सिर्फ सुबह एक मीटिंग कर ले। इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि OIC का एक इजलास बुलाए, उस इजलास के अंदर जो इलामिया जारी हो उसमें इसराइल को आप टाइम दे दे कि जी 1 हफ्ते का टाइम है। इसराइल को 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है और साथ गारंटी दी जाती है, जैसे हमास ने कहा कि हम हथियार फेंकने को तैयार है, उनके सामने कंडीशन रख दे कि भाई आप एक काम करें, आप चाहते हैं ना कि लोग आपको तस्लीम कर लें, तो असल मसला तो उनका है ना जिनका लैंड है। तो अगर हमास ने कहा कि वो हथियार छोड़ देंगे तो आप एक काम कीजिए, 2 काम आप कर लें। आप 1948 की पोजीशन पर वापस चले जाए, जो असल में अक़वाम मुत्तहिदा ने आपको ज़मीन दी थी, आप उस पर चले जाए। उसके बाद अगला मरहला जो होगा, अगर आप 1 हफ्ते का आपके पास टाइम है, अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर ये इलाका ना छोड़ा तो देन हम ये काम करेंगे कि हम फौजें रवाना कर देंगे और हमारी फौजें फिर आ जाएंगी और फिर वो डिसाइड कर लें भाई किस मुल्क से उड़ेंगी, कहाँ से होगा, और जाहिर सी बात है फिर एयर स्पेस भी खुल जाएगी हर मुल्क की और फिर इसराइल पर हमला करना आसान होगा। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर ज़बरदस्त काम हो जाएगा। अब ये छोटा सा इकदाम है, आप बताइए कि इसको करने में क्या हर्ज है और क्या सूरत हाल है, क्या मुश्किल है ये काम? अनवर इब्राहिम इसको जब लेकर आ रहे हैं, उन्होंने असल में इनडायरेक्टली तो ये बात कह दी है कि भाई आप सारे मुल्क, आप, उन्होंने कहा भरपूर अंदाज में इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं। मलेशिया असल में माजी के अंदर भी ये बात कहता रहा, वो अर्ज करता रहा। देखिए मलेशिया के जो लोग हैं वो क्लेम नहीं करते कि हम दुनिया के बड़े अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन किसी भी मुल्क का ये कह देना कि यार आप हमारे मुल्क में कि जो आए, जो हमारी फौज है वो तो लड़ने के लिए तैयार है, तो बाकी क्यों नहीं आगे बढ़े। देखिए हुआ ये था कि अर्दोगान ने हालिया जब ये लड़ाई हुई थी तो अर्दोगान पर प्रेशर आया तो उसकी आवाम की जानिब से कि तुम फौज क्यों नहीं रवाना करे, क्यों नहीं वहां पर करे, तुमने तो कहा था बैतुल मुकद्दस हमारा फलाना। बहरहाल उसका रिजल्ट जो उन्होंने बर्दाश्त किया वो पूरे का पूरा सफाई हो गया उनका इलेक्शन से, और इतनी बुरी तरह सफाया हुआ कि अब अर्दोगान की सियासत कब्र में पहुंच गई है, यानी आखिरी टर्म है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो टर्म मुकम्मल ना करे, वो इतने लोग उनके खिलाफ हो जाए, वो कहते ठीक है मैं खुद ही रिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि लोग उनसे खुश नहीं है। तो अर्दोगान ने एक बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि सारी मुस्लिम कंट्रीज आगे बढ़ें और आगे बढ़कर इकदाम कर ले। असल में सबको डर क्या है? डर ये होता है कि हम इंडिविजुअल जाएंगे, अमेरिका हम पर पाबंदियां लगा देगा, हम उसका बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, हमारे ATM से लेकर डेबिट कार्ड, ये तमाम क्रेडिट कार्ड, सब कुछ जितना भी है ट्रांजैक्शन,
वो सारी की सारी बंद हो जाएगी, हम पर पाबंदियां आयद हो जाएंगी। आप सोचे जरा आगे, जब आप लोग इकदाम नहीं कर पाते इस सारे मामले पर, एक सजेशन आई है हसीना वाजिद की जानिब से, वो बड़ी कमाल है। उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, हत्ता कि उनको कहा जाता है ये बहुत बुरी है, फलाना है, उन्होंने कहा जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अपनी एक कॉमन करेंसी बना लें, यानी हम लोग आपस की जो ट्रेड होगी वो सिर्फ अपनी एक करेंसी पर किया करें। देखिए याद रखिएगा, बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान से बहुत आगे है, यानी फाइनेंशियली पाकिस्तान से आगे। ऐसा नहीं है कि वो डूबे हुए हैं तो वो कह रहे हैं हमसे तो कम से कम बेहतर है। इस सारे सिनेरियो के अंदर वो ये बात कह रही है कि मुसलमान एक कॉमन करेंसी बना ले और उसी पर ट्रेड करे, ताकि डॉलर का इन्हिसार खत्म हो जाए और हमें डॉलर इन तमाम मामलात में कोई इकदाम ना करना पड़े। और यही वजह उन्होंने सारी दुनिया के सामने पेश किया। सो हालात अब ये बता रहे हैं कि सारे सिनेरियो के अंदर चीज़ें मुकम्मल तौर पर तबाह होने जा रही हैं और इसराइल ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने हर सूरत तबाही करनी है, वरना कोई ऐसा बंदा नहीं रह गया जो अब इस इकदाम को चैलेंज कर सके। सो अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होने वाले हैं, चीज़ें मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हैं। और ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगला जो मरहला है वो इंडिकेट कर रहा है कि मुसलमानों के हाथ से मुकद्दस मकामात जा सकते हैं अगर हम इसी तरह बैठे रहे और हम लड़ने के लिए ना गए। जैसे उन्होंने बाकी चीज़ तबाह कर ली है, वो मजीद कर लेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।